वीणा का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि हम नए कलाकारों की खोज करके जी उनको एक मंच दें ताकि उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हो और हमारा जो राजस्थान का संगीत जो देश दुनिया में अपनी पहचान रखता है वो अपने असली मौलिक स्वरूप में लोगों के सामने आए। राजस्थान रजवाड़ों का प्रदेश है, लेकिन रजवाड़ों का ही नहीं है। यहाँ हर गांव में आपको एक अलग संगीत मिलेगा। इस संगीत को एक माला में पिरोकर पूरे विश्व में मानो एक एक जगह फैलाना और भी बड़ी बात हो जाती है। और इसको अपने संगीत के माध्यम से, अपने प्रयासों के माध्यम से अगर किसी ने फैलाया है तो नो डाउट आप भी समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, एक बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में, वीणा कैसेट्स का। भारत में पश्चिम से लेके पूर्व तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक, और यहाँ तक नहीं है, इसने सीमाएं खोल दी हैं। इसने पूरे विश्व को अपना बना लिया है। आज हमारे साथ है, बहुत सौभाग्य की बात है, हमारे साथ है हेमजीत मालू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेमजीत मालू जी। सबसे पहले तो आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ और किस प्रकार से वीणा कैसेट्स की एक शुरुआत हुई, मतलब किस प्रकार से विचार आया, पहले से ही था या अचानक ये विचार बना? देखिए, मेरा जन्म 8 जून को सुजानगढ़ में हुआ, राजस्थान के चूरू जिले में। अच्छा जी। और एक व्यवसायी परिवार से मैं ताल्लुक रखता हूँ जी। प्रवासी जो राजस्थानी रहे जी, उनकी पीड़ा को हमारा परिवार समझता था, क्योंकि हमारा परिवार बांग्लादेश से लेके, बर्मा से लेके, नेपाल से लेके व्यापार करते हुए और भारत में आया। प्रारंभ में हमारे पिताजी ने यहाँ पे एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू किया और हम लोग राजस्थान के टॉप 3 प्रिंटर्स में से गिने जाते थे। उसके ये कब की बात होगी सर? लगभग कुछ ये 60 के बाद से लेके और 87 तक। जी। उसके बाद पिताजी कविमन आदमी थे और उनका उठना बैठना देश के प्रतिष्ठित गणमान्य संगीतकारों के साथ, गायकों के साथ रहा। तो वहाँ ये विचार आया कि अगर राजस्थानी संगीत को प्रमोट करना है, उसको देश और दुनिया में पहुँचाना है जी, तो इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये आपने कहा कि क्या अपने घर में कुछ संगीत का माहौल था? आपने जिस तरह से कहा कि राजस्थान के संगीत को प्रमोट करना है, कुछ घर में ऐसा माहौल था या एक अंदर से एक इच्छा थी कि बाहर इसको प्रमोट करना? नहीं, घर में ऐसा कुछ माहौल एग्जैक्टली नहीं था, लेकिन क्योंकि पिताजी जो गांव में महिलाएं जब शादी के गीत गाती थी, जच्चा बच्चा के गीत गाती थी या तीज गणगौर के गीत गाती थी, तो उनको, पिताजी को ये लगता था कि ये गीत थोड़े समय बाद में शायद खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो इनको प्रिजर्व करना, जिंदा रखना, संरक्षित करना आवश्यक है। तो इसके लिए उन्होंने इस काम को प्रारंभ किया और जो भी वीणा म्यूजिक की स्थापना है वो 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के कर कमलों से हमारी कंपनी के चेयरमैन श्री केसी मालू साहब ने करवाई थी। सर, ये अपनी कंपनी की जो स्थापना हुई थी जयपुर में हुई थी? जयपुर में इसका इनॉग्रेशन हुआ था? जी, जयपुर में इनॉग्रेशन हुआ था। शुरू से ही अपनी कंपनी का नाम वीणा कैसेट था? जी हाँ, वीणा कैसेट। तो इसके पीछे भी कोई कहानी है कि वीणा कैसेट से क्यों नाम रखा गया? वीणा, क्योंकि जो विद्या की दात्री देवी है माँ सरस्वती, उनका जो संगीत है, यंत्र है जो वीणा वादिनी वर्दे जी, तो उसके नाम पे इसका नाम वीणा रखा गया। जब हमने शुरुआत करी वीणा कैसेट्स की, तो उस समय क्या इस तरह का माहौल था और क्या कुछ बड़ी कंपनियां यहाँ पर थी या आपको लगा राजस्थान में पहली शुरुआत थी, हमने एक प्रोफेशनल तरीके से की थी? नहीं, कुछ एक कंपनियां राजस्थानी बनाती थी जो असंगठित तौर पे काम करती थी, लेकिन उनका जो उद्देश्य था, उनका जो विजन था, वो राजस्थानी संगीत को संरक्षित करना नहीं था जी। उनका जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं उसमें व्यापार ढूंढना था। वीणा का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि हम नए कलाकारों की खोज करके जी। उनको एक मंच दें
ताकि उनको रोजगार के साधन उपलब्ध हो और हमारा जो राजस्थान का संगीत जो देश दुनिया में अपनी पहचान रखता है वो अपने असली मौलिक स्वरूप में लोगों के सामने आए। आपको कुछ याद हो तो जब कहाँ से वीणा कैसेट्स की जयपुर में आपने किस जगह से शुरुआत करी, क्या कोई एक छोटी सी जगह से शुरुआत करी थी, और पहला गाना कौन सा शूट किया, अगर उसके 2 बोल भी आपको याद हो कि उस तरह से किया था? 1987 में हमने शुरुआत की और अचानक एक मैसेज आया कि कल राजीव जी जयपुर पधार रहे हैं, कांग्रेस शताब्दी प्रदर्शनी वहाँ लगी हुई थी SMS स्टेडियम पे। तो उस टाइम तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री अशोक गहलोत साहब थे, तो उन्होंने मैसेज किया कि आपको वो कैसेट जारी करवाना था तो आप उसकी तैयारी कीजिए। तो रातों रात, उस टाइम स्क्रीन प्रिंटिंग का जमाना था, स्क्रीन प्रिंटिंग पे वो कैसेट का कार्ड छपवाए गए और राजीव गांधी जी से उसको SMS स्टेडियम पे जारी करवाया गया। वीणा का पहला एल्बम चुंदड़ी था। चुंदड़ी जो राजस्थानी एक लोकप्रिय परिधान भी है। हाँ, अभी जो लोग रिलेट कर रहे हैं, मतलब पुराने समय से आपको सुन रहे हैं, तो उनको जरूर उनकी मेमोरी में याद होगा। पहले कैसेट्स का नाम था चुंदड़ी। जी। और उसके बाद में फिर विवाह गीतों का एक दूसरा कैसेट आया जिसका नाम हथलेवा था, जो शादी के गीतों पे, नेकचारों के गीतों पे आधारित था। हथलेवा को कोई परंपरा है? हथलेवा जो शादी में एक हथलेवा जो वर वधू का जो हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया जाता है, उस रस्म को हथलेवा कहते हैं। और उसमें जो शादी के नेकचारों के सारे गीत हैं वो गीत उसमें समाहित किए गए। तो आपने इसकी रिकॉर्डिंग के लिए पहला स्टूडियो कहाँ बनाया, कहाँ से इसकी शुरुआत करी, किस प्रकार? पहली शुरुआत हम लोगों ने दिल्ली में HMV के स्टूडियो से की। अच्छा, दिल्ली से ही शूट करो? जी हाँ, जो HMV का स्टूडियो। जी हाँ। उस समय जब आपने शुरुआत करी तो क्या एक ये विजन जो आज है वीणा कैसेट्स का, क्या वही विजन था या ये था कि भाई हमें यहाँ की लोक संस्कृति को बचाना है और बस गाने भर शूट करने, कुछ इस तरह का विजन था? इस विजन को लेके चले थे? हाँ, हम लोगों ने अपना एक 50 साल का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था जी, कि हमें ये काम इस साल में करना है, ये काम इस साल में करना है, और लगभग उसी चीज पे हम चले। और जब जो काम करना था पहले हमने अपने आप को पूरी तरह से तैयार किया, क्योंकि हमारा भी प्रारंभिक दौर था। उसके बाद में समय के साथ साथ हम लोगों ने और अच्छे एल्बम और अच्छे गीत बना के लोगों को दिए। मैनेजमेंट के स्टूडेंट तो खास तौर से इस चीज़ से सीख पाएंगे कि 1987 की बात है जब अगले 50 साल का विजन आपके सामने तैयार था, जो आज शायद आधुनिक मैनेजमेंट में बताते हैं 4, 5 या 6 साल का। एक बात और मालू जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं और अगर हम उस एरिया में नए होते हैं, उस क्षेत्र में नया होते हैं, तो वीणा कैसेट्स को किस तरह की प्राथमिक दौर में परेशानी आई? देखिए, उस समय HMV, वीनस, टिप्स जैसी कंपनियां, म्यूजिक इंडिया, ऐसी कंपनियों का साम्राज्य हुआ करता था। और उस दौर में राजस्थानी संगीत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय खास तौर से मेलोडी का भी दौर था। मेलोडी का एक दौर था। तो उस समय हमें ये निर्णय करना पड़ा कि हमें क्या करना है। तो क्या करना है, तो बोले नहीं, हमें राजस्थान की जो लोक संस्कृति है, लोक संगीत है, इसी को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, अपनी माटी का कर्ज चुकाने के लिए और अपने संगीत को जिंदा रखने के लिए। तो उसी विजन के ऊपर वीणा कैसेट की स्थापना हुई। संघर्ष का बात ये थी कि उस समय बहुत से लोगों से जब राय की गई कि कैसेट का मूल्य क्या रखा जाए, तो सब लोगों ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा, क्योंकि उस समय टी सीरीज बहुत ज्यादा प्रचलित थी, तो लोगों ने कहा कि साहब रेटें उससे कम होगी तो आप जल्दी मार्केट में टिक पाएंगे, अन्यथा दिक्कतें आएगी। लेकिन हम लोगों को ये लगा कि नहीं, अगर हम अच्छी क्वालिटी करते हैं तो सुनने वाले आज नहीं तो कल जरूर उसकी कदर करेंगे और हमें उसका समर्थन मिलेगा। हम लोगों ने उस समय के दौर में मार्केट में सबसे महंगी प्राइस पे कैसेट बनाए। अच्छा। लेकिन वीणा कैसेट के नाम के साथ में एक क्रेडिबिलिटी लगी कि वीणा का कैसेट आज इंडिया में जो कैसेट अवेलेबल है उसमें बेस्ट है। वही क्रेडिबिलिटी आज तक हमारे साथ लगी हुई है और उसी के कारण दर्शकों का प्यार और सम्मान हमारे साथ जुड़ा है। इसमें बेशक, इसमें कोई शक नहीं। उस समय अपने वीणा कैसेट्स की क्या रेट थी? उस समय 50 रुपए MRP पे हमारी कैसेट बिकती थी, जबकि दूसरों की कैसेटें 22, 23, 27 रुपए तक बिकती थी। और पहली बार वीणा ने एक काम किया, हमारे विजनरी चेयरमैन श्री KC मालू साहब, उनका ये था कि जो गाने आज लोग सुन रहे हैं वो गानों में लोग अर्थ जो होता है, वर्ड जो होता है, वो बदल जाता है। कई कई अक्षर उसमें बदल जाते हैं और लोगों को उसका अर्थ पता नहीं होता। तो वीणा ने एक अच्छा काम करने का प्रयास ये किया, हर कैसेट के गानों के बारे में
एक जो किताब उसमें डाली हमने गानों की, अच्छा। पूरे पूरे गाने लिख के डाले, ताकि जो लोग उन गानों को सीख के आगे गाएं या गुनगुनाएं या सीखें तो वो सही लाइन गा सकें, सही उच्चारण कर सकें। तो इसकी शुरुआत, इसकी पहल वीणा कैसेट्स ने की जी हाँ, इसकी पहल जो पूरा का पूरा गाना आता था, फिर शायद बाद में पहली कुछ बार कंपनियों ने और फॉलो किया था। हिंदुस्तान में पहली बार कैसेट के अंदर पूरी बुकलेट देने का शुरुआत वीणा कैसेट ने एक कुछ आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो यहाँ मैनेजमेंट के लोग भी बात करते हैं और भी कई लोग बात करते हैं, अगर आप शेयर करना चाहें कि शुरुआती दौर में मेरे ख्याल से यूथ उससे बहुत कुछ सीख पाएगा कि शुरुआत में आपने किस तरह की यूनिक और क्रिएटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई थी, इसके बारे में जरूर बताएं। देखिए, मार्केटिंग के दो एक किस्से, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, दो एक किस्से आपके साथ में शेयर करता हूँ। जब हमें लगा कि मार्केटिंग के लोग जाते थे कि साहब लोग राजस्थानी संगीत को हल्की नजर से देख रहे हैं, नहीं लेना चाहते, तो हमने इसकी स्टडी की बात क्या है। तो उस टाइम डबल मीनिंग सॉन्ग, फुवर्ड सॉन्ग, जो द्विअर्थी कहते हैं, वो बहुत चलते थे। तो लोग राजस्थानी कैसेट लेने से डरते थे कि साहब हमारे परिवार में बच्चे हैं। हमने एक बार एक जयपुर में होटल हवेली में एक प्रदर्शनी प्रायोजित की कि उसको हम मुख्य स्पॉन्सर बने, और एक चारों तरफ से खुली स्टॉल हमने लिया कि वीणा के गानों का, एक राजस्थानी गानों का एक प्रचार करना है, और मैं स्वयं उस स्टॉल पे था। अच्छा। जो भी आदमी आते थे हम गाना चलाते थे, मैंने कहा सर एक राजस्थानी कैसेट आप लीजिए, अच्छा लगेगा। तो वो बड़ा अजीब सा मुंह बनाते थे और आगे चले जाते थे। सुबह से शाम हो गई, मैंने कहा कोई आदमी अपनी दुकान पे रुकता नहीं है, डेकोरेशन भी ठीक है, स्टाफ भी ठीक है, बातचीत भी ठीक कर रहे हैं, गाने भी ठीक चल रहे हैं, कारण क्या है। तो हमने फिर एक फैमिली को रोका। अरे बोले भाई ऐसा है, मेरे साथ फैमिली भी है, मैं फिर कभी देखूंगा। तो मैंने कहा सर बात क्या है ये तो बताइए। अरे बोले भाई राजस्थानी गाने हैं, डबल मीनिंग होंगे, गंदे होंगे, परिवार के साथ नहीं सुन पाऊंगा, बच्चों के साथ नहीं सुन पाऊंगा। उस दिन ये चीज लगी कि अगर राजस्थानी म्यूजिक को उसका गौरव दिलाना है, उसको अपने सर्वोच्च पद पे अगर आसीन करवाना है, तो हमें अच्छा म्यूजिक तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जो पहले लोगों के मन में, दिल में, दिमाग में धारणा बैठी हुई है कि राजस्थानी म्यूजिक का मतलब डबल म्यूजिक, इसको निकालना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। और उस दिन के बाद में वीणा ने तय किया कि जितनी भी एग्जीबिशंस लग रही है, प्रदर्शनियां लग रही है, उन सब में हम स्टॉल लगाएंगे और बताएंगे और लोगों को हम सुनाएंगे, सो दैट पीपल कम टू नो कि राजस्थानी म्यूजिक वास्तविक रूप में क्या है। ऐसा करके हमें लोगों को कैसेट देना पड़ा, भाई साहब आप ले जाओ, आपको नहीं पसंद है वापस दे जाना, पैसे भी मत दो, बाद में दे देना। तब लोग लेके गए, और जब लोग लेके गए उन्होंने घर के साथ, परिवार के साथ सुना, और उनके पिताजी ने, उनके माताजी ने, उनके दादाजी ने उसको अप्रिशिएट किया कि भी आज बहुत अच्छे, बहुत दिनों बाद में अच्छा गाना सुना है। तो लोग इंस्पायर्ड हुए, यस वी शुड बाय दिस, वी शुड प्रमोट दिस। तो ये शुरुआत के दौर के ये एक शुरुआती दौर की आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एक आपने बताई, और एक और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी मार्केट में काफ़ी चर्चा में रहती है, कुछ नमकीन के पैकेट्स देना, ये देना, वो भी वो भी बताइए, क्योंकि उस समय दौर अलग था, बात अलग थी, लेकिन उस समय इस तरह की टेक्निक्स अपनाना वो क्या था मालूम। एक्चुअल में क्या है कि हम भिखाराम चांदमल पे बैठे हुए थे, जो बीकानेर के एक प्रसिद्ध भुजिया व्यवसायी हैं। ठीक है। और वो कहते थे कि मेरा भुजिया का एक डीलर है जयपुर में, बाकी जगह डीलर नहीं है। तो हमने कहा भाई इसको आप प्रचार प्रसार करो, फैलाओ। तो बोले यार आपको हम 5 लाख रुपए देते हैं, आप प्रचार कर दो। अच्छा। तो मैंने कहा ये 5 लाख रुपए देने से ये प्रचार नहीं होगा। जब तक खाने की चीज है, आदमी भुजिया टेस्ट नहीं करेगा, हाउ ही और सी कैन कम टू नो कि आपका भुजिया दूसरों के भुजिया से ज्यादा बेटर है। तो बोले क्या करें, तो फिर आया कि ठीक है यार आपके कैसेट के साथ एक एक बांट दो। तो मैंने कहा वो तो आपको 4 लाख पैकेट, 5 लाख पैकेट देने पड़ेंगे, क्योंकि हम तो पहले दिन ही 1.25 लाख कैसेट बेचते हैं, और 3 ऑर्डर तक हमें आपको देना पड़ेगा। एक दिन में 1.25 लाख कैसेट? फर्स्ट मेरे ख्याल से ये बहुत कम ऐसा होता होगा कि एक दिन में 1.25 लाख। शायद इंडिया में और कोई म्यूजिक कंपनी के साथ नहीं हुआ होगा कि कोई भी नया टाइटल जो रिलीज हो रहा है वो पहले दिन 1.25 लाख कैसेट। मतलब इसमें टी सीरीज, वीनस, टिप्स, कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, मैं ये रिकॉर्ड वीणा कैसेट, वीणा कैसेट के नाम पे ये तो कम से कम राजस्थान के लिए तो बहुत गर्व की बात है। हाँ, दुकानदारों के पहले से ऑर्डर रहते थे, और सेम डे, और किसी आदमी को 1 घंटे बाद में माल मिले तो नाराजगी जाहिर करता था कि मेरे पड़ोसी को मिल गया, मुझे 1 घंटे बाद क्यों? वहाँ म्यूजिक बजने उसकी सेल उससे इफेक्टेड होती थी, उससे सेल इफेक्टेड होती। बिल्कुल। तो फिर हमने हर कैसेट पे एक भुजिया का पैकेट दिया, और अखबारों में उसको प्रचारित किया भाई वीणा की एक कैसेट के साथ में भिखाराम चांदमल का एक भुजिया का पैकेट फ्री। तो उन लोगों ने उस भुजिया को टेस्ट किया,
और आज आई थिंक वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उनके लिए तो कम से कम बहुत अच्छी रही हाँ, कि आज उनके राजस्थान में सब जगह डिस्ट्रीब्यूटर डीलर बने और उसमें इस जो योजना है इसका बहुत बड़ा योगदान एक इम्पैक्ट रहा। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा खासतौर से यूथ से कि वो बुक्स पढ़ते हैं वो ठीक है, बट ऐसे पॉडकास्ट जरूर सुनने चाहिए जहाँ ये पता लगता है कि व्यवहारिक रूप में चीज़ें कैसे होती हैं। केसी मालू जी को भीष्म पितामह कहा जाता है एक तरह से इस म्यूजिक इंडस्ट्री का, खासतौर से राजस्थान में। आपके फादर हैं वो, उनके बारे में कुछ बताइए। उस समय के इतने ज़्यादा लिटरेट वो व्यक्ति थे, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से जब वो चीज़ों को देखते थे किस तरह से गानों का सिलेक्शन करते थे। देखिए, केसी मालू साहब शुरुआत में नेपाल में रहे। हम लोगों का जो बिजनेस था वो नेपाल में उस ज़माने में रहा, लेकिन उसमें उनका मन कम लगता था। तो फिर वो जयपुर आए। जयपुर आके उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और लगभग हमने 25-26 साल उस प्रिंटिंग प्रेस को जौहरी बाजार से संचालित किया। और वर्धमान प्रिंटर्स जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस थी वो राजस्थान में जो टॉप 2 या 3 प्रिंटिंग प्रेसें थी उनमें एक शुमार थी, जहाँ कभी काम की कमी नहीं रही, हमेशा काम रहता था। संगीतकारों के साथ में उनका उठना बैठना था, तो उनकी प्रेरणा से नौशाद साहब, जयदेव साहब, खयाम साहब, अनिल विश्वास साहब, उनकी प्रेरणा से और उनके कहने से और ये साबित करने के लिए कि राजस्थानी म्यूजिक हल्का नहीं है, फिल्म वालों ने या दूसरे लोगों ने उसको हल्के रूप में प्रस्तुत किया है, दिखाया है, ये साबित करने के लिए। और केवल शुरुआती दौर में एचएमवी पे ही, एचएमवी के साथ एचएमवी के लिए 3 एल्बम बनाए गए, गठजोड़ो और एक दूसरा एल्बम, ये बनाए गए। लेकिन एचएमवी उसकी मार्केटिंग उस टाइम रीजनल म्यूजिक की नहीं कर पाया, तो उसकी मार्केटिंग भी हमें करनी पड़ी। फिर जयदेव साहब ने, नौशाद साहब ने कहा, मालू साहब स्वर्ग जाना है तो मरना खुद को पड़ेगा। तो आपको अगर काम करना है तो काम खुद को करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये वीणा कैसेट की स्थापना की एक कहानी रही, एक तरीका रहा कि किस तरीके से वीणा कैसेट स्थापित हुआ। और केसी मालू साहब क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्होंने एमए किया है हिंदी में, इंग्लिश में, तो उनको स्टडी का एक शौक था। तो उन्होंने जो काम किया दूसरी कंपनियों के साथ और वीणा के साथ, एक जो बहुत बड़ा अंतर था जी, वो ये था कि हमारे जो चेयरमैन हैं, मेरे जो फादर हैं केसी मालू साहब, उन्होंने हर सब्जेक्ट का एक गहन अध्ययन किया। कब कौन से गीत गाए जाते हैं, उस वक्त कौन सी राग चलती है, उस राग में वो गीत होना चाहिए। उन्होंने गीत को बनाने के लिए गीत को नहीं बनाया, उस काल का, उस खंड का, उस समय का, उस रीति रिवाज का सबका अध्ययन करके और उन्होंने उन गीतों का निर्माण किया। और ये भी ध्यान रखा कि कहाँ कोमा आना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप आना चाहिए, तो वहाँ वो सिंगर कम ठहराव दे, ज़्यादा ठहराव दे, तो उससे लोगों को ये लगा कि वो गीत उनके दिल के बहुत नज़दीक है। ओके। तो आजकल केसी मालू साहब की क्या दिनचर्या रहती है? मैं सोचता हूँ आपसे हमसे ज़्यादा काम वो आज भी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आज भी हमसे ज़्यादा। हाँ, अभी भी हम लोग यहाँ पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं और वो अपना बॉम्बे के किसी स्टूडियो में और सावन की, बरसात की और 30 के गानों की रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। ओह, मेरे ख्याल से फिर मैं बार बार यही कहता हूँ कि आजकल की जनरेशन को, खासतौर से हर आदमी को ये जरूर सीखना चाहिए जो अपने आप को बहुत जल्दी रिटायर मान लेते हैं, बहुत जल्दी रिटायर मान लेते हैं। उनकी एज क्या होगी? वो नाराज नहीं होता? एज तो कोई मैटर नहीं करती है, लेकिन स्टिल ही इज ए यंग मैन ऑफ 79। हाँ, 79। ही इज वर्किंग अबाउट 16 आवर्स पर डे। 16 आवर्स, 15 to 16 आवर्स बहुत सोचने वाली बात होती है। महीने में 20 दिन वो अभी भी ट्रेवल कर रहे हैं। और नया नया इनोवेशन, क्या नया बनाया जाए, क्या नया लोगों को चाहिए, मतलब उन्होंने बनाने से ज़्यादा हमेशा इस बात पे जोर दिया, इस बात पे फोकस किया कि सोसाइटी को क्या ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है। बिजनेस हम जब करते हैं तो 2 चीज़ें होती है, एक तो हम किस चीज़ को, काम को करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। उनकी सोच हमेशा ये रही कि सोसाइटी को ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की, बिल्कुल। उस चीज़ पे फोकस करके वो चीज़ उन्होंने बनाई। अभी बहुत सारी काम किए। हम विवाह गीतों का एक सेट बनाया जो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा विवाह गीतों का सेट है। विवाह गीत राजस्थानी। विवाह गीत राजस्थानी 223 गीत उसमें हैं, जो अपनी वीणा कैसेट्स के गानों का एक संग्रह है। मतलब कि अलग से दोबारा नहीं, अलग से बनाया गया है पूरा, उसके लिए उसको प्लान किया गया है। 10 साल में उस संग्रह को बनाया गया है। 223 गीतों को उसमें रिकॉर्ड किया गया है। और शादी की जितनी रस्में होती है, हर रस्म का 1-1 घंटे का एक ऑडियो बनाया गया है। मान लीजिए भात है, हल्दी है, फेरे होते हैं, तो बोले फेरे चलते हैं तो एक गीत हमने बना दिया। तो लोगों ने कहा मालूम साहब फेरे तो 1 घंटे होते हैं, तो एक गीत में कैसे होगा, आपका गीत तो खत्म हो जाता है, फेरे चलते रहते हैं।
तो कौन सी रस्म कितनी देर चलती है, उतने ड्यूरेशन के हिसाब से लगभग उतने गीत उस रस्म के बनाए गए। तो शादी की 24 रस्मों के 223 गीतों का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह है ये विवाह गीत राजस्थानी। मतलब एक तरह का जो फॉरेन का मुझे बहुत अच्छा कल्चर लगता है, ये रिसर्च ज़्यादा होती है, उसके बाद जो चीज़ें इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट की जाती है उनका मज़ा ही अलग होता है। तो वैसे ही मालूम साहब का है कि रिसर्च ज़्यादा करते हैं, उसके बाद उस चीज़ें जैसे 10 साल उन्होंने राजस्थान की गांव ढाणी ढाणी में घूम के और लगभग मेरा जहाँ तक ख्याल है 1000 शादी के गीत इकट्ठे किए। 1000 जो कोई 100 साल की महिला है, 90 साल की महिला है, जिसके मुंह में दांत भी नहीं है, जो ठीक से बोल भी नहीं पा रही, एक सिंगर को साथ में लिया, 10 साल तक ट्रेवल किया, उन गीतों को इकट्ठा किया, फिर उनकी धुनें इकट्ठी की कि लोग कौन सी धुन उसमें सुनना पसंद करते हैं, किस धुन पे ये है। 10 साल रिसर्च करके और ये विवाह गीत राजस्थानी का एक सेट बना जिसमें 223 गीतों को प्रारंभिक तौर पे रिकॉर्ड किया गया। एक चीज़ और सामने आती है, आपके इस सवाल में से एक सवाल मैं निकाल रहा हूँ जवाब में से, कि वीणा कैसेट्स अभी कितने देशों में ट्रेवल कर रही है? आई थिंक जहाँ लोग संगीत सुनते हैं सब जगह वीणा है। अब फिर भी आइडिया से हम कुछ अपने सुनने वालों 100+ कंट्रीज में तो हम कह ही सकते हैं, 100+ कंट्रीज में तो। और वैसे तो अब क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है, हाँ, आप कहीं भी iTunes खोलिए तो आपको वीणा का संगीत मिल जाएगा उसमें। अभी वीणा का आपका एक YouTube चैनल भी है और मेरे ख्याल से उस पर 50 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। जी, मेरे ख्याल से 50 लाख के जी, आसपास जी, सब्सक्राइबर हैं। अभी वीणा ने ना बहुत सारे गायक दिए हैं, कुछ ऐसे 1-2 गायक हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी गाया हो आपके यहाँ से जाने के बाद फिल्म। हाँ, बहुत लोग गा रहे हैं। अभी सीमा मिश्रा गाती है, प्रतिभा सिंह बघेल है, उसने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में गाया है, दीपाली साठे है, मुकुल सोनी है, सुप्रिया है, बहुत सारे और सारे बड़े बड़े जो स्थापित कलाकार हैं उनके साथ में ये रोज स्टेज शो कर रहे हैं। ओके, क्या ये जो कुछ गायिका हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम किया है, जैसे अनुराधा पौडवाल है, अलका याग्निक है और श्रेया घोषाल है या फिर सुनिधि चौहान है, इसके अलावा कविता कृष्णमूर्ति है, कुछ ऐसी गायिका भी हैं जिन्हें आपने वीणा कैसेट्स में गवाया हो? मेरे जहाँ तक ख्याल है शायद लता जी को छोड़ के कोई गायक होगा नहीं जिसने वीणा में नहीं गाया होगा। ये सभी का अच्छा, ये सुरेश वाडकर ने भी गाया है, विनोद राठौड़ ने भी गाया है, श्रेया घोषाल ने भी गाया है, सुनिधि चौहान ने भी गाया है जी। एक्चुअल में क्या हमारे जो कंपनी का जो विजन रहा वो विजन ऐसा नहीं रहा कि ये गाना हमें आशा जी से गवाना है, ये गाना हमें लता जी से गवाना है। कंपनी का विजन ये रहा कि जो गाने की धुन बनी वो गाना किसके लायक है या किससे गवाया जाना चाहिए, उस आदमी से उसको गवाया, मतलब कौन सिंगर उसको निभा सकता है, अच्छा गा सकता है क्योंकि जो राजस्थानी शब्द हैं उनको हर कोई नहीं उठा सकता, उसमें प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा वो रहता है। अंतर पड़ता तो जब हमें गाना लगा कि ये गाना सुनिधि ज्यादा अच्छा गाएगी तो हमने वो गाना सुनिधि से गवाया, जब हमें लगा कि ये गाना श्रेया घोषाल ज्यादा अच्छा गाएगी तो हमने वो श्रेया घोषाल से गवाया। अगर हमने राम की चौपाइयाँ गवाई तो हमने सुरेश वाडेकर जी से गवाई। तो जो गाना जिससे गवाना है, अनुप जलोटा जी से भी भजन करवाए, तो जो सतीश देहरा जी से भी करवाए। हमारे सुनने वाले जरूर सर्च करेंगे, जब आपने सुनिधि चौहान, अलका याग्निक वगैरह का नाम लिया है तो एक इंटरेस्ट रहता है नई जनरेशन को कि इनके साथ एक दूसरा और एक सवाल और भी होता है कि अभी जैसे एक नई जनरेशन आ रही है म्यूजिक की, तो क्या वीणा ने भी कुछ चेंज किए हैं अपना धुनों में? क्योंकि आपके लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पकड़ना है राजस्थान का टेस्ट और किस प्रकार से उसको मॉडर्न म्यूजिक से मिलाए। कुछ इस तरह का प्रयास हो रहा है या हम कुछ अलग ही कर रहे हैं? देखिए कि अगर आप कोई संगीत बना रहे हैं जी, एक कहावत है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बिल्कुल। तो आपको ऑडियंस को उसके साथ कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमने ये प्रयास किया कि हम उसकी मौलिकता को, उसकी आत्मा को उसको खत्म करे बिना उसको जिंदा रखते हुए उसमें क्या हम अच्छा कर सकते हैं ताकि पुरानी पीढ़ी भी उसको सुने और नई पीढ़ी भी उसके साथ जुड़े। क्योंकि अगर नई पीढ़ी नहीं जुड़ेगी तो हम कितने दिन तक इस संगीत को जिंदा रख पाएंगे। वीणा कैसेट का सफ़र बहुत पुराना है, तो मालू साहब कुछ 1 या 2 ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग कुछ वाकया, कुछ घटनाएं हुई हो जो देश में हुई हो, विदेश में हुई हो, उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। देखिए, मैं ताशकंद यात्रा पे था और जिस रेस्टोरेंट में हम खाना खा रहे थे तो उस रेस्टोरेंट में वीणा के ही गाने चल रहे थे, घूमर और ये बाकी गाने चल रहे थे। तो हमारे किसी मित्र ने कहा, मालू साहब यहाँ भी अपने गाने चल रहे हैं। तो रेस्टोरेंट ओनर ने ये बात सुनी तो उसने उससे पूछा, भाई ये कौन है? तो बोले ये जो गाने चल रहे हैं वो इनकी कंपनी के हैं। तो वो
आप उन आदमियों की हाजिर जवाबी हम जिसे कहते हैं, क्विकनेस जिसे कहते हैं, त्वरित कार्यवाही, हाँ। उस आदमी ने अपने कंप्यूटर पे 10 लाइनें लिखी और वो अच्छा। लिख के मेरे पास में ले आए, बोले सर इस पे आपको साइन करने। हम्म, आई एम सरप्राइज। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? बोले नहीं। तो हु आर यू? बोले ये रेस्टोरेंट का ओनर मैं हूँ। तो ओके। मैंने कहा मुझसे क्या चाहते हो? तो बोले ये गाने जो बज रहे हैं वो आपकी कंपनी के हैं? हम्म। मैंने कहा जी हमारी कंपनी के हैं। हम्म। तो मैं ही सिर्फ ये चाहता हूँ कि इन गानों को 2 साल तक बजाने की स्वीकृति आप हमें ऑफिशियल दे दें। ओह ग्रेट। तो एक बड़ा बड़ा अच्छा लगा कि उन लोगों को उस गाने के लिए इतनी दीवानगी थी कि सब इंडियंस बहुत आते हैं, जो विदेशी भी आते हैं वो इनको पसंद करते हैं, तो ऑफन हम आपका घूमर यहाँ पे बजाते हैं। कुछ आपको शब्द याद हो कौन सी लाइनें थी और कौन सा उस समय जो घुमाया था? घूमर का जो सबसे हिट गाना उस टाइम चल रहा था, हमारी घूमर छे नखराली ये माँ, अच्छा अच्छा, वो वाला वो गाना उस टाइम चल रहा था। बिल्कुल। और ऐसा ही एक वाकया मेरे साथ मॉरिशस में हुआ। हम विश्व हिंदी सम्मेलन में वहाँ भाग लेने के लिए गए और कुछ वहाँ के जो एफएम रेडियो होते हैं वो वहाँ ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हम आपका एक, किसी ने कहा कि भी ये इस तरीके से एक म्यूज़िक कंपनी के मालिक हैं, तो उन लोगों ने कहा कि सर आपका एक इंटरव्यू करना है। तो 2 एफएम वालों ने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया और इंटरव्यू किया, और इंटरव्यू करके कहा कि सर यहाँ पे हिंदुस्तानी लोग बहुत रहते हैं, राजस्थानी लोग भी रहते हैं, बिल्कुल, तो हमें आपका 1 साल तक गाना चलाने का लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। और हमें हर तीज पे, त्योहार पे हम आपका उसके अकॉर्डिंग गाने चला सकें, इसकी आप परमिशन दीजिए। तो उन्होंने इमीडिएट वो परमिशन मुझसे ली कि सर हम छोटे देश हैं, हम आपको पेमेंट और रॉयल्टी तो अभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप हमें 1 साल के लिए इसको परमिशन दीजिए। तो वो दोनों एफएम को हमने अच्छा। 1 साल की परमिशन दी। और इसके अलावा कोई देश में ऐसा वाकया हो, कभी आप गए हो कहीं? नहीं, होता है, बहुत जगह होता है। मैं सैकड़ों चीज़ें हैं, मैं एक छोटी सी चीज़ कहूँगा। मैं हमारे एक रिश्तेदार के घर पे और चेन्नई में गया था, उनका रेफ्रिजरेशन का बड़ा काम है, अशोक मालू, तो उनके में गया। और जब मैं उनके घर से, उनके दुकान से, और रात को उनके घर पे खाना खाने के लिए और उनके घर पे रहने के लिए गया, तो जो उनके दुकान पे मैनेजर हैं वो पता चला कि आधे घंटे पहले दुकान से निकल गए और दुकान पे आके नहा धो के तैयार हो रहे हैं। तो मैंने पूछा भी क्या बात हो गई? तो बोले ये हनुमान जी जो है ना, ये आपसे मिलने के लिए इतने बेताब हैं कि मालू जी आएंगे तो आज उनके साथ सबसे पहले मैं फोटो खिंचवाऊंगा। उनके गाने सुनते सुनते मेरी जिंदगी बीत गई। तो मतलब एक आदमी का जो एक स्वतः वो होता है ना, तो वो अपना नहा धो के एकदम रेडी खड़े हुए थे, और जैसे ही मैं पहुंचा तो सबसे पहले बोले मुझे आपके साथ में 10, 5, 20 फोटो खिंचवाने। तो सवाल ये नहीं है कि कौन आदमी मालू जी के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है, उनसे ऑटोग्राफ लेना चाहता है। खुशी तब होती है कि जब अपनी संगीत के लिए, अपनी चीज के लिए, अच्छी चीज के लिए लोगों की दीवानगी देखते हैं। बिल्कुल। तो जो आदमी इस तरह का काम कर रहा है, कोई भी कर रहा हो, वीणा कैसेट करे या कोई भी करे, बहुत सारे साहित्यकार अच्छा साहित्य लिखते हैं, बहुत सारे राइटर्स जो हैं वो हमारे लिए अच्छे गाने लिखते हैं। सुधाकर जी लिखते हैं, निर्मल मिश्रा ने संगीत दिया, रामलाल जी माथुर ने दिया। तो उन सब जो क्रिएटर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको एक नई एनर्जी मिलती है। बिल्कुल। और इससे बड़ा आपको ट्रीटमेंट भी कोई नहीं हो सकता, जो रैंडमली आदमी आपको बताते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। क्या है सर, आप जब एक जगह जाते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, आज मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे लगता है मैंने इतने देशों की यात्राएं की, मैंने कहा यार यहाँ अमेरिका में अपने को कौन मिलेगा। ये सरप्राइज कि हम जब गए अमेरिका में, एयरपोर्ट पे रिसीव करने वाले 20 आदमी मुझे थे, विदाउट एनी इंटीमेशन। अरे साहब हम तो अमेरिका में वहाँ इतनी दूर रहते, कभी सोचा नहीं था कि वीणा कैसेट के मालिक कोई आएंगे, उनके दर्शन होंगे। मैंने कहा भाई मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक तो हमारे चेयरमैन साहब हैं। वो दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए, बुके देने के लिए 3-3 घंटे की फ्लाइट लेके लोग आए। 100 आदमियों ने हमारे ओनर में डिनर प्रायोजित कर दिया कि साहब वीणा कैसेट से मालू साहब आए हैं तो एक डिनर यहाँ पे हम करेंगे। तो एक आदमी को खुशी मिलती है। एक वाकया मैंने, आपने बात चली तो छोटी सी बताता हूँ। स्विट्जरलैंड हम एक बार गए थे, और मेरे चाचा का लड़का थोड़े दिन पहले स्विट्जरलैंड होके आया था। तो उसने कहा भाई साहब वहाँ जा रहे हो तो नीचे एक समोसे वाला है, उसका समोसा जरूर खाना। मैंने कहा स्विट्जरलैंड जाएंगे तो समोसा क्यों खाएंगे, समोसा जयपुर में खा लेंगे। नहीं, बोले उसका समोसा जयपुर से अच्छा है। ठीक है भाई। तो हमारी बस वहाँ रुकी, हम कुछ 60-70 लोग थे उस ग्रुप में। तो मैंने वैसे ही देखा उसको, समोसे वाले को ट्रेस किया और वहाँ समोसा खाने। मैंने कहा भाई 2 समोसे दे दे। तो मैं और एक मेरे मित्र हैं कुमेश जैन रायपुर के, हम दोनों समोसा खा रहे हैं। पीछे से किसी ने आवाज़ दी, बोले मालू साहब चलिए अब चलेंगे। तो उसने उधर मालू साहब बोला, इधर समोसे वाले के कान खड़े हो गए
और वो मेरी आंखों में आंखें डाल के पूछता है, आप मालू साहब ने जानो कि वीणा कैसे टाड़ना है। अच्छा, नॉर्मली मेरी आदत है, मैंने अपने आप को बहुत जल्दी बिना व्यावसायिक कहीं काम है तो मैंने अपने आप को ये इंट्रोड्यूस नहीं किया कि मैं वीणा कैसेट से बिलोंग करता हूँ। हेमजीत मालू बोल दिया या हेमजीत बोल दिया, दैट्स इट। तो मैंने कहा हाँ भाई मैं वीणा कैसेट को जानता हूँ, मैं भी वहाँ पे काम करता हूँ। तो हम समोसा खाने लगे। वो उस आदमी की नज़र लगातार मेरे ऊपर थी जो समोसा बेच रहा था। 1 मिनट बाद में फिर किसी ने कहा मालू साहब चलिए चलिए जल्दी चलिए। वो आदमी साहब लिटरली काउंटर के पीछे से कूद के बाहर आ गया। अच्छा। बोले साहब आप में ओलियों कैसी मालू साहब की आ रही है। अच्छा। अब वो जो ओलियों जो एक वर्ड है ना, इसका मतलब जो हाँ। मतलब जो लोग राजस्थानी जानते हैं वो समझते हैं ओलियों का मतलब उनियार, उनियार का मतलब कहते हैं ना रिफ्लेक्ट जो कर रहे हैं कि आप कैसी मालू साहब से रिजेंबल कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वैसी शक्ल है आपकी। तो मैंने कहा यार तुम यहाँ पे, बोले मैं तो साहब सिरोही गांव को हूँ और मालू साहब का गाना सुन देख देख बड़ो ही हूँ। तो मैं तो कैसी मालू साहब ने किया जाने। बोले साहब उनकी वीडियो सीडी में रोज देखता हूँ, उसमें उनकी फोटो आती है। तो मैंने कहा अब इससे झूठ बोलने से मतलब नहीं है। तो मैंने कहा हाँ भाई मैं कैसी मालू साहब का लड़का ही हूँ। अरे साहब वो जो गदगद हुआ है, उसकी आंखों में जो अश्रुधार बही है प्रेम की, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मतलब विदेश में रह के कोई आदमी अपनी माटी से, अपनी संस्कृति से, अपनी क्या कहते हैं जो साहित्य से इतना प्रेम कर रहा है। हम हिंदुस्तान के लोग, हम राजस्थान में जो रह रहे हैं, शायद वो उतना नहीं करे जितना उसकी वैल्यू वो वहाँ दूर बैठे हुए। मैं आपकी आंखों में भी पानी देख रहे हैं कि अपनी संस्कृति के लिए जो लोगों का प्रेम है, इस प्रेम के कारण वीणा कैसेट जिंदा है और वीणा कैसेट का कारवां आगे चल रहा है। कई बार हम लोगों ने सोचा कि हम इतनी मेहनत करके इस काम को कर रहे हैं, हम क्यों ना दूसरा बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन जब लोगों का इतना प्रेम देखा, इतना स्नेह देखा, देश विदेश में, देश में नहीं विदेशों में भी, तो लगा कि लोगों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और हम जो काम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, सही जगह कर रहे हैं। उसका ऊपर रेस्टोरेंट था, वहां पे उसने फोन किया, अरे राम सिंह है, मालू जी का लड़का है, 13 आदमी है, जैन फूड बना दें का वास्ते। तो आपको देश के बाहर विदेश में इतना प्रेम मिले। एक छोटे से समोसे वाला भी जब मालू जी के प्रति इतना ज्यादा कहता है इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो ये बहुत बड़ी बातें होती हैं जो आजकल तो देखने को नहीं मिलती। आजकल देखने हेमजीत मालू को कौन जानता है, सब बहुत लोग घूमते हैं, लेकिन उसके ऊपर जब वीणा का ठप्पा लग जाता है कि डायरेक्टर वीणा म्यूजिक, MD वीणा म्यूजिक, तो उसका कद कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन वीणा कैसेट्स को ऊपर लाने के लिए आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, और मेरे ख्याल से उस समय भी ऐसे कुछ क्षण आते होंगे जब लोग कुछ कंप्रोमाइज करने के लिए बोलते होंगे कि आप अपने म्यूजिक में इस तरह का कंप्रोमाइज कर लें, ये सब कुछ कर लें। ये तो देखिए सब व्यापार में होता है, लोग धमकाते भी हैं, लोगों ने काम बंद करने के लिए भी कहा। अच्छा। हाँ, लोगों ने धमकियाँ भी दी, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े ऑफर भी दिए। ऐसा भी एक समय आया कि लोगों ने 100 करोड़ का चेक भेजा कि आप ये ब्रांड हमें दे दीजिए, और हम लोग कुछ लोग शायद संभवतः तैयार भी हो गए कि 100 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, ली जा सकती है। लेकिन जब ये चीज़ सामने आई कि आखिर 100 करोड़ लेके भी हम क्या करेंगे, जो हमारा विजन है वो तो पूरा नहीं हो पाएगा, वो पूरा नहीं होगा। तो वापस पीछे आए कि नहीं, 100 करोड़ रुपए की जरूरत नहीं है, जो काम हम कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाने की सोच है। वीणा कैसेट्स के माध्यम से आप बहुत देश विदेशों में भी घूमे हैं मालू साहब, तो कुछ एक देशों के नाम बताओगे, नाम आप हमें बताएंगे जिनका एक म्यूजिक के प्रति कुछ क्रेज है, जैसे कि कहते हैं कि उनके डेली रूटीन में एक तरह का म्यूजिक है, कुछ इस तरह के। म्यूजिक तो देखिए हर आदमी के मन में, दिल में है, और आपके ज़िंदगी में दुख है तो भी संगीत है, सैड सॉन्ग्स हैं, खुशी है तो भी म्यूजिक है, बच्चा पैदा हो रहा है तो भी म्यूजिक है। और राजस्थान तो क्योंकि त्योहारों का, तीज का, और राजस्थान के साथ में एक बात ये भी रही कि राजस्थान में पानी की उस समय बहुत कमी होती थी, व्यापार की बहुत कमी थी। तो राजस्थान के जो लोग हैं वो बाहर व्यापार करने जाते थे, तो उनके जब हस्बैंड बाहर चले जाते थे तो उनकी जो अर्धांगनियाँ होती थी, स्त्रियाँ होती थी, पत्नियाँ होती थी, वो उनकी याद में गीत गाती थी। पनियारी जब पानी भरने के लिए कुएं पे जाती थी तब भी उसमें गीत होता था। जब ऊँट चलता था तो ऊँटों की थाप के साथ में भी गीत संगीत चलता था। तो राजस्थान में तो कहते हैं ना कि जन जीवन के साथ संगीत जुड़ा हुआ है। और देश दुनिया की बात करें तो जितने देशों में हम गए, हर देश में अच्छा संगीत सब जगह होता है,
हर जगह का अपना एक लोक संगीत होता है, लोक संस्कृति होती है। वो जब आदमी खुश होता है तो उसको गाता है, उसका जो उस देश का जो त्यौहार होता है वहाँ वो गाया जाता है। कहीं टोमेटो फेस्टिवल होता है तो उस पर गाया जाता है, कहीं आदिवासी फेस्टिवल होता है तो उस पर गाया जाता है। तो संगीत तो पूरी दुनिया में जिंदा है। कहीं ऐसी कोई देश या ऐसी कोई मतलब इंसान नहीं है जिसके साथ संगीत का जुड़ाव नहीं हो। तो कुछ जो नींव के पत्थर होते हैं दिल के करीब हो जाते हैं। कुछ ऐसे 3 गाने जो आपके दिल के करीब हो मीना कैसेट्स के, उसके पीछे कुछ घटना हो सकती है, कुछ ऐसी चीज हो सकती है, वो हम जरूर समझें। ठीक है, आपने कहा कि हर आदमी के पीछे कुछ हो सकता है। 3 गाने आपने पूछे हैं। भक्ति की अगर हम बात करें तो एक हमारा गाना चलता है, बोल सुआ राम राम, मीठी मीठी वाणी रे। सुआ जो तोते को कहते हैं संबोधित करके, बोल सुआ राम राम, मीठी मीठी वाणी रे। तो कि इंसान को कह रहे हैं कि जो भी बात हम कर रहे हैं वो मीठी वाणी है ना। या फिर आप घूमर की, किसने लिखा है? ये लोग भजन है। या अगर हम राजस्थानी में बात करें तो घूमर जो सारे नृत्यों का सिरमौर है। और एक जानकारी आपके साथ शेयर करता हूँ, मुझे नहीं पता बहुत सारे लोगों को कितनों को पता है या नहीं है। दुनिया में जो लोक संगीत चलता है उसमें एक ट्रैवल कंपनी ने एक सर्वे किया, तो उसमें जो घूमर नृत्य है राजस्थान का वो वर्ल्ड में नंबर 3 पे स्टैंड करता है। और उसमें राजस्थान के लिए गौरव की बात यह है कि इंडिया से नहीं, एशिया से वो एकमात्र फोक सॉन्ग है। अच्छा, पूरे एशिया से? तो पूरे एशिया को घूमर रिप्रेजेंट कर रहा है आज की डेट में। और शायद उसकी क्रेडिबिलिटी से, उसकी पॉपुलरिटी से कहीं ना कहीं प्रभावित होके वो शायद संजय लीला बंसाली जी ने उसको पद्मावत में भी जगह दी। हाँ, पद्मावत, बिल्कुल। और घूमर को तो एक तरह से कहें कि लोगों के मतलब दिल से जोड़ने वाली बात है, वो तो सब वीणा कैसेट्स ने करी थी। और उसके हजारों लोगों ने, हजारों शो हुए हैं, बहुत हजारों लोग उस पर सीख रहे हैं। केसी मालू साहब का प्रयास है कि हम घूमर को सिखाने वाले 5000 आदमी तैयार करें और वो 100 लोगों को सिखावें, तो आने वाले समय में देश में 5 लाख या 50 लाख लोग घूमर कर पाएंगे। तो हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं और आगे रहेगी और जिंदा रहेगी। एक गाना अभी हमारा जो चलता है, पिया हो तो मन डेरी बात कर लिया, तो स्त्री के मन की जो अपने प्रियतम का इंतजार कर रही है, उसके मन की एक वेदना, उसके मन की एक खुशी, उसके मन की एक पीड़ा उस गाने में है। और उस गाने को मुझे लगता है कि बहुत लाखों नहीं करोड़ों लोग उसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। स्पॉटिफाई पे भी वो धूम मचा रहा है। सावन गाना, विंक, इन सब पे वो गाना अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है क्या? नहीं, रिलीज हुए तो उसको समय हो गया, लेकिन वो गाना कंटिन्यूअसली चल रहा है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो खुद से रिलेटेड होती हैं क्या? मालू साहब को भी गाने का शौक है, आपको भी गाने का शौक है? नहीं, एक खास बात है कि हमारे परिवार में कोई गायक कोई नहीं है। ये लोग कई बार लोग कहते हैं कि कोई गायक होता है वो म्यूजिक कंपनी बनाता है, लेकिन फादर के साथ ये रहा कि उन्होंने कहा कि जो काम जो आदमी सर्वश्रेष्ठ कर सकता है वो काम उसी से करवाया जाना चाहिए। तो उन्होंने वीडियो शूटिंग में, ऑडियो रिकॉर्डिंग में कभी किसी ऐसा कोशिश नहीं किया कि जो आदमी डिजर्व नहीं करता उसको केवल इस आधार पे ब्रेक देना कि ये मेरा परिचित है, ऐसा काम उन्होंने कभी करने का प्रयास नहीं किया। एक चीज़ और आती है, राजस्थानी लोग खाने में भी बहुत कॉन्शियस होते हैं और एक तरह से कॉन्शियस नहीं भी होते हैं। तो मालू साहब का क्या फंडा है? मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अपने आप को हेल्दी फूड खाने वाला होते हैं या फिर ऐसा होता है कि आप फूडी हैं? नहीं, देखिए, जो राजस्थान में, जो राजस्थान की मिट्टी में पैदा हो गया, तो राजस्थान के पानी की तासीर है कि आप कुछ भी खाते हैं तो वो हजम हो जाता है। तो आप जो खा रहे हैं वो आपको डाइजेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपन कुछ नहीं खाते, जो भी वेजिटेरियन फूड है वो सब अपन खाते हैं। और घर का बना हुआ खाना, हरी सब्जियां, वो प्राथमिकता से उनको पसंद है। और रुकने के लिए वो इसीलिए शायद बहुत बड़े बड़े होटलों में ना रुक के और अच्छे भवन में, अतिथि गृहों में उनमें रुकने का प्रयास करते हैं जहाँ बिना ग्रेवी वाली अच्छी हरी सब्जियां, दाल, फ्रेश खाना उनको मिल जाए। अभी तो आपको ट्रैवलिंग का शौक है, इसके विषय में तो खैर कोई डाउट नहीं है। और मेरे ख्याल से आप तकरीबन 60-65 देशों की यात्राएं कर चुके हैं, शायद उससे भी ज़्यादा। आपके बारे में तो सुना है कि जब आपका मूड बनता है 2-3 दिन में पैक करके आप चले जाते हैं। ये एक ट्रैवलिंग की चीज़ होती है। कुछ
ऐसा कभी हुआ है कि आप आते जाते कहीं जा रहे हो और आपको कुछ चीज़ जच गई और आपने उसको वहीं से उठाया हो, चाहे वो कोई गीतकार हो या फिर कोई गायिका हो या गायक हो, ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है? हाँ, ऐसा कई बार होता है कि ट्रेन में भी हमने सफ़र किया तो लगा कि ये कोई पास में बैठा हुआ है और वो अच्छा राइटर है, तो मैंने उसको इमीडिएट कहा कि भाई ठीक है, आप ऑफिस आके बात मिलना। या कोई अच्छी सिंगर है, अच्छा सिंगर है, वो मिल गए तो ठीक है भाई, आप मिलिएगा, आइएगा। और उनको हमने फिर ब्रेक भी दिया उनको। तो इस तरह के तो होते ही हैं, बहुत लोग होते हैं। हम लोग एक म्यूजिक कंपटीशन भी सिंस 42 इयर्स करते हैं, सुर संगम के नाम से। अच्छा। तो वीणा कैसेट की शुरुआत भी वहीं से हुई। उस म्यूजिक कंपटीशन में देश के जो नामी ग्रामी ख्यात जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, वो एज ए जजेज आते हैं। तो उस पूरे देश में उससे 10,000 लोग आते हैं। उनमें से हम नई वॉइस जो है वो प्रतिवर्ष छांटते हैं और उनको फिर ब्रेक भी देते हैं। तो इस वर्ष वो हो चुका है या होगा? 1 से 3 अक्टूबर को होगा इस वर्ष। 1 से 3 अक्टूबर को। और जयपुर में होगा? जयपुर में RIC में होगा। तो अभी उसके लिए जज भी जो आप है उस समय डिस्क्लोज करते हैं या पहले से? नहीं, ये जो नामी के जैसे पिनाज मसानी जी हैं, हरिहरन जी हैं, ललित सेन जी हैं, ये अच्छे जो लोग हैं, ये सब लोग उसमें पैनल ऑफ जजेस में। क्या वीणा कैसेट्स का एक लोक संगीत में आता है? आपने भजन के बारे में भी हमें बताया। क्या कुछ इस तरह के सेगमेंट्स है जो एक अलग ही कैटेगरी होती है, जैसे गजल है, तो गजल में क्या कभी वीणा कैसेट्स ने अपने आप को इन्वॉल्व किया है? नहीं, काम तो देखिए सभी पिनाज मसानी का नाम लिया ना, इसलिए गजल भी हम लोगों ने किया। और ये जो सुनिधि चौहान के, श्रेया घोषाल के, इनके भी हमने लाल दुपट्टा एक एल्बम किया, दिल धड़के एक एल्बम किया। तो ये बताने के लिए कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती। हम रिकॉर्डिंग करना जानते हैं, हमें जो करना है वो कर सकते हैं। राजस्थान हमारी कर्म भूमि है, इसलिए राजस्थानी को प्रमोट करना, इसको प्रचारित करना, इसको प्रसारित करना, इसको संरक्षित करना वीणा म्यूजिक अपनी जिम्मेदारी समझती है। इसलिए इस काम पे हम ज्यादा फोकस करके, और हमें लगता है कि बाकी सब फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, तो जिस फील्ड में काम नहीं हो रहा है उसमें ज्यादा करें ताकि उसको लोगों की ज्यादा जरूरत। मालू जी, अभी वीणा कैसेट्स के रिसेंटली कुछ प्लान है आगे इस कल्चर को और डेवलप करने के लिए और ऊपर उठाने के लिए? कुछ नए सेगमेंट्स हैं या कुछ? अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी तक वो जगह नहीं मिल पाई जहाँ वो डिजर्व करते हैं, तो ऐसे गुणी लोगों की कुछ रिकॉर्डिंग्स करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। अभी जो भजनों में हम डिवोशनल में देखें तो एक वाणियाँ होती थी शुरू में, वाणी जिसे कहते थे, वाणी। उस पर हमने एक गोस्वामी सिस्टर्स के 10 भजन रिकॉर्डिंग किए हैं। एक मांड सिंगर है, तो उसकी हमने 9 मांड रिकॉर्डिंग की है कि जो राजस्थान की एक पहचान है, अल्लाह जिलाई बाई से जो आगे बढ़ी, केसरिया बालम पधारो ने मारा देश, तो उसको भी हम एक कोशिश कर रहे हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी हमने रिकॉर्ड किया है जो अलग अलग होता है, रावणत्ता पे है, अलगोजा पे है, मुरला पे है, बीन पे है, सतारा पे है, खड़ताल पे है, ताकि लोगों को राजस्थान के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो लोक वाद्य हैं, उनके बारे में भी जानकारी मिले। एक क्विक आंसर और आपसे चाहूँगा कि आज का जो म्यूजिक है, खासतौर से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, आप संतुष्ट हैं उससे? देखिए, संतुष्ट का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि म्यूजिक से मेलोडी कम होती जा रही है, पोइट्री कम होती जा रही है, और धूम धड़ाके वाला, शोर शराबे वाला म्यूजिक ज़्यादा पैदा हो रहा है। जो पुराना म्यूजिक था उसमें एक पोइट्री थी, हर शब्द कुछ कहता था, वो चीज़ें वर्तमान में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती जा रही है, जिसका हमको सबको प्रयास करना होगा। और वीणा कैसेट्स भी उसमें लगा हुआ है। जी। वीणा कैसेट्स और मालू साहब के कुछ अनछुए पहलुओं को हम अगले एपिसोड में भी जरूर छुएंगे, क्योंकि एक एपिसोड या 2 एपिसोड में आना समेटना बहुत मुश्किल काम है, जिस तरह का साम्राज्य वीणा कैसेट्स का है। तो अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे और फिर मालू साहब से हमारी बातचीत जारी रहेगी, क्योंकि एक में समेटना बड़ा मुश्किल काम है। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सनराइजिंग सिनेविजन एकेडमी का ये स्पेशल प्रोग्राम। नमस्कार।